Okay, beta. So today we are going to start the next chapter, which is magnetic effects of current. बेटा पहले हम थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं. आई नो आपको काफी इसकी इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हर प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत दिया. मैग्नेट्स जो है ये बहुत पहले डिस्कवर हुए थे. मैग्नेट्स के बारे में हमें काफी सालों से पता है. लाइक आई थिंक 600 या 700 बीसी से ही हमें मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पता है. हमें पता है कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टीज होती है. एक तो है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. मैग्नेट जो है वो कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल. राइट. मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है. सिमिलर आयरन भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है. राइट. सो यस यस. तो मैग्नेट जो है वो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन होगी. दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन. अगर एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, एक मैग्नेट लिया आपने, सब लोगों ने बार मैग्नेट देखा हुआ है. उस बार मैग्नेट को आप एक धागे से लटकाओ और छोड़ दो. इफ यू अलाउ इट फ्री सस्पेंशन, आप उसको फ्रीली लटका दो, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे आएगा. उसका एक पोल, इन ये एंड्स को पोल बोलते हैं. बेटा बार मैग्नेट एक आपके एक्सक्लूसिवली एक टॉपिक है अलग से, आगे वहां पे मैं और डिटेल में अभी समझाऊंगा. तो अभी आप थोड़ा बेसिक सी चीजें समझो. तो ये बार मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेट की खास बात क्या है. एक तो ये अट्रैक्ट करता है चीजों को, आयरन, कोबाल्ट, निकल. राइट. और भी कुछ चीजें हो सकती हैं. और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन. एक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन होगी जो आपको मैंने बताया, और दूसरी होती है प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन. यानी कि अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे आता है. यानी कि वो आके जब रुकेगा, उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, एक एंड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा. इट विल नॉट हैपन विद एवरीथिंग. कोई सोचे कि अगर मैं लकड़ी का पीस लटका के ऐसे छोड़ देता हूँ वो भी नॉर्थ साउथ में रेस्ट पे आएगा, नहीं. सिर्फ मैग्नेट, मैग्नेट की ही खास प्रॉपर्टी है कि उसका एक स्पेसिफिकली एंड नॉर्थ को पॉइंट करेगा और दूसरा एंड साउथ को. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन. सो इनिशियल टाइम्स में दिस वाज यूज्ड फॉर द नेविगेशनल पर्पसेस. तो इस मैग्नेट से हमने क्या बनाया, मैग्नेटिक कंपास. राइट. मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं. राइट. अब मैग्नेटिक कंपास जब बना, उससे हम डायरेक्ट लाइक कोई लोग घूमने जाते थे या दूर, अब आपके पास जीपीआरएस है. उस वक्त तो सिर्फ मैग्नेटिक कंपास होता था, उससे डायरेक्शन पता लगता था. या फिर सुबह का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त पता था लोगों को सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. तो वो ईस्ट की तरफ अपनी बैक करके खड़े हो जाते थे. ओके, सन इधर से आ रहा है, ये ईस्ट है, तो सामने क्या होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ, ऐसे पता लगाते थे. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप चेक कर सकते हो. तो लेकिन जब ये मैग्नेट आ गया तो मैग्नेट से मैग्नेटिक कंपास बन गया. उन्होंने एक घड़ी जैसा मैग्नेटिक कंपास होता है, उसमें नीडल लगा होता है. वो नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ को पॉइंट करता है. तो जब तक ये सब चीजें चली तब तक हमें लगता था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीजें. इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी अलग से पढ़ाया जाता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड. ओरस्टेड ने देखो सिंपल से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उससे इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज यूनिफाई हो गई. राइट. सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड. तो नेवर कंसीडर एनीथिंग एज ट्राइफल. कोई भी चीज नेग्लिजिबल, लाइक ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सिंपल सी चीज है तो उससे कोई बड़ी चीज नहीं निकल के आ सकती. रादर मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल चीजों से ही बड़ी चीजें निकल के आई. न्यूटन लॉ, he saw an apple falling and got an idea कि ओके ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. तो ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया. इस एक्सपेरिमेंट से पहले हम मैग्नेटिज्म अलग सोचते थे और इलेक्ट्रिसिटी अलग सोचते थे. मतलब उनका लिंक हमारे पास नहीं था. तो लिंक आया कैसे, हमें ये पता था अगर एक मैग्नेटिक कंपास को आप रखते हो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है. तो आपने क्या किया, मैग्नेटिक कंपास को रखा, उसका एक एंड नॉर्थ को पॉइंट कर रहा था, दूसरा एंड साउथ को पॉइंट कर रहा था. अब आपने क्या किया, अब बेटा हम उसके पास एक मैग्नेट लेके गए. तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेटिक कंपास के पास
मैग्नेट लेके जाते हो तो वो डिफ्लेक्ट करती है, डिविएट करती है। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक कंपास है, ये नीडल है, ये ऐसे है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो हम इसके पास एक मैग्नेट लेके जाते हैं। ये मैग्नेट आप इसके पास लेके जाओ तो आप देखोगे कि अब ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, ये डिविएट कर जाएगी, यानी कि किससे भी चली जाएगी। अगर आप साउथ लेके जाओगे तो इस तरफ आ जाएगी। यानी कि इस सिंपल सी चीज से हमें क्या पता लगता है कि मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या करता है बेटा, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे चार्ज क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मास क्या जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इन सबके इफेक्ट अलग अलग हैं, राइट। जैसे अगरबत्ती खुशबू जनरेट करती है, ये एनालॉजी होती है आपको सिर्फ समझने के लिए। तो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ऐसे ही मैग्नेट अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा आप ये नीडल है, इसके पास मैग्नेट लेके गए तो हमने देखा कि ये नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वाज जनरेटेड बाय द मैग्नेट। तो यहां तक हमें पता था कि ये जो नीडल है, अगर इसके आसपास मैग्नेट ना हो तो ये नॉर्थ साउथ में रेस्ट पे आएगी। If this needle is not in the vicinity of another magnet, it will come to rest in north south direction, यानी कि नॉर्थ साउथ में आके रुक जाएगी। अब अगर आप मैग्नेट इसके पास लेके जाओगे तब ये डिविएट करेगी, यानी कि मैग्नेट कैन डिविएट द मैग्नेटिक नीडल। यानी कि मैग्नेट, व्हाट डज मैग्नेट जनरेट, मैग्नेट क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक सिंपल ये वायर लिया, इसके साथ एक सेल कनेक्ट कर दिया और इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रख दी। अब जैसे ही इसको की को ऑन किया, मतलब की को प्लग इन किया, करंट सेटअप होगी। अब जब करंट सेटअप हुआ, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। ये पहले कहां थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, लेकिन जैसे ही इस वायर में करंट सेटअप हुआ, इस नीडल, ये नीडल मान लो ऐसे थी, ये डिविएट कर गई लेफ्ट या राइट किधर भी मान लो, तो ये डिविएट करेगी। तो उन्होंने कहा ये नीडल तो हमें पता है कि ये किससे डिविएट होती है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन लगाता है, एक मैग्नेट लगाता है। तो जब इस नीडल के पास कोई मैग्नेट तो है नहीं, तो ये डिविएट क्यों हो रही है। तो उन्होंने सोचा शायद हवा वगैरह आ गई होगी, राइट, ये मे बी जस्ट लाइक दैट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ओके, जस्ट टू कंफर्म इट, उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया। मान लेते हैं ये डिविएट कर गई इस तरफ, सपोज जब करंट सेटअप किया तो ये नॉर्थ पोल इधर डिविएट कर गया सपोज। अब उन्होंने क्या किया, सर्किट का बैटरी रिवर्स कर दी, मतलब करंट रिवर्स कर दी। करंट जब रिवर्स हुआ, समझना ध्यान से, ये डिविएशन भी रिवर्स हो गई। यानी कि नीडल पहले सपोज ऐसे थी, वो ऐसे डिविएट हुई थी, अब वो इस तरफ डिविएट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीडल है वो डेफिनेटली इस करंट की वजह से डिविएट हो रही है। यानी कि देयर इज सम कनेक्शन आफ्टर ऑल इन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो इफेक्ट एक मैग्नेट जनरेट करता है वही इफेक्ट करंट भी जनरेट करता है, एंड दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेट के इफेक्ट या मैग्नेटिज्म में कोई लिंक है। तो देखो सिंपल से एक्सपेरिमेंट ने, ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है, इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट ने दो इतने बड़े बड़े फील्ड को इकट्ठा कर दिया, राइट। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग था, मैग्नेटिज्म अलग था, लेकिन इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट के होते ही अब ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस नाउ इज टुगेदर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि जो मैग्नेट के इफेक्ट होते हैं वो आप करंट से भी जनरेट कर सकते हो। बेटा इज इट क्लियर, कोई पॉइंट इसमें आप पूछना चाहते हो, या क्लियर हो गया सब कुछ ये? क्लियर है सर। राइट, मैंने सिर्फ एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताया। मैंने एक तो ये बताया कि मैग्नेट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये जो नीडल है ये मैग्नेटिक फील्ड में ही डिविएट करती है। अदरवाइज ये नॉर्थ साउथ को पॉइंट करती है, अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर, मतलब आप इस नीडल को रखो, ये नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगी। सिर्फ इसको मैग्नेट डिविएट कर सकता है, एंड मैग्नेट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। बट दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट, इसने क्या एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई करंट भी वही इफेक्ट जनरेट कर सकता है जो एक मैग्नेट करता है।
और करंट का मतलब क्या होता है? मूविंग चार्ज। यानी कि सुनो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, यानी कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, हमने पढ़ा, हमने पूरे 40-50 लेक्चर लगा दिए थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अगर ये चार्ज है क्यू, ये रेस्ट पे है, मतलब इट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। तो चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो कौन सा इफेक्ट जनरेट करता है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक और इफेक्ट जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डिफरेंट है, इसीलिए उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि देखो बेटा, इसकी नेचर ही चेंज होगी। जब ये रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन जब ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, एज वेल एज एक और टाइप का फील्ड जनरेट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो का मतलब क्या है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यानी कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स इज द मूविंग चार्ज। अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहां से हमें ये पता लग गया, a charge at rest, a charge at rest generates इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने सारे फील्ड पढ़े। जब चार्ज रेस्ट पे होता है वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चार्ज मूविंग यूनिफॉर्मली, a charge moving uniformly generates electric field as well as magnetic field। यानी कि चार्ज जब मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड। अब थर्ड पॉइंट भी होता है बेटा, अ चार्ज एक्सेलरेटिंग, मतलब अगर चार्ज की स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो क्या जनरेट करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, एंड ईएम वेव्स भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी एक पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने यहां तक पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट? चार्ज एट रेस्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है बेटा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेटली इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो सम, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर डेडिकेटेड फॉर द थ्योरी, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और ईएम वेव्स भी करेगा। ये पूरा चैप्टर है, हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर एक वायर में करंट फ्लो करता है, अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड करता है। लेकिन कितना? अब सुनो, हमने पढ़ा था क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज एट रेस्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कैसे निकाला और वो सब कैसे किया, वो हमने पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो गया बेटा चार्ज क्यू, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? इट वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट, बायट सेवर्ट्स लॉ। बायट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझो। सपोज एक ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, पहले समझ लो बेटा, उसके बाद नोट कर लेना। अब इसका छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर करते हैं, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, आई डी एल। आई क्या हो गया? करंट, और डीएल हो गया इस एलिमेंट की लेंथ। आई डी एल वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ, जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ डायरेक्शन है, ठीक है? अब इसकी वजह से ये मान लेते हैं पॉइंट पी, जैसे इसको इससे कंपेयर करिए, क्यू चार्ज है प्लस, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
क्या फॉर्मूला था बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वही फील्ड जो बेटा एक मैग्नेट ने जनरेट किया था अपने आसपास, जिसकी वजह से आयरन अट्रैक्ट होता है एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये करंट एलिमेंट है आई डी एल, आई करंट, और डीएल इस एलिमेंट की लेंथ, छोटी सी लेंथ, राइट। अब इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस है आर, और ये वेक्टर हो गया इससे इस तरफ वाला वेक्टर आर वेक्टर। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसे इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर स्क्वायर, के तो कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, आर के हो गए डिस्टेंस। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस एलिमेंट की वजह से आईडीएल कितना है, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहां से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, तो कांस्टेंट आता है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होगा, अब ये भी समझते हैं बेटा। म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे वहां पे परमिटिविटी था, इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्योंकि बेटा ये फील्ड जो होते हैं, ये इफेक्ट जो होते हैं, ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ये इस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसके कांस्टेंट थोड़े अलग टाइप के होते हैं। तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। बेटा इसका ये जो dB है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। इसको इंटेंसिटी नहीं बोलना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, बोल देते हैं अगर, लेकिन वो टेक्निकली गलत होता है, क्योंकि आपको आगे जाके और भी टर्म सीखनी है। तो dB इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पर E है, वैसे यहाँ पर B होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। सर dB क्यों लिखा है, क्योंकि ये इस एलिमेंट की, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाला है। अगर पूरे एलिमेंट मतलब पूरी की पूरी वायर का जब आप फील्ड निकालोगे तो वो B हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया dB, वेक्टर क्वांटिटी है ऑफ कोर्स, एंड ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, टेस्ला। dB यानी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या था, जैसे थोड़ा सा न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये ये इसका ऐसा यूनिट था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऐसा यूनिट ऑफ dB यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, धीरे धीरे आपको नाम याद करवा दूंगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट इसका टेस्ला है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बेटा इस म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू होती है बेटा 10 टू द पावर -7। अच्छा इसकी यूनिट निकालते हैं, टेस्ला हो गया ये, डीएल लेंथ है मीटर, एंड मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि टेस्ला मीटर, मीटर अपन मीटर स्क्वायर हो गया ना, 1 मीटर कैंसिल हो गया, एम्पियर इनवर्स, आई इज एम्पियर तो नीचे जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है बेटा 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया ये? यस सर, यस सर। मैं फिर से बताता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स एक पॉइंट चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक करंट एलिमेंट होता है। करंट एलिमेंट IDL। सर आई क्या होता है, उस एलिमेंट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। डीएल क्या होता है, उस डीएल एलिमेंट की लेंथ, उस एलिमेंट की लेंथ। जैसे क्यू में तो कितना चार्ज होता है, सिर्फ अकेला चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सिंपल होता है बेटा, इसमें मोशन भी आ गया ना, इसीलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसकी वजह से होगा, करंट एलिमेंट की वजह से,
और उसका फॉर्मूला देखो, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये कितना सिंपल था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब क्यू चार्ज है बेटा, इसके आप चारों तरफ कहीं भी चले जाओ, फील्ड सेम मिलेगा आपको आर डिस्टेंस पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एंगल भी मैटर कर रहा है, यानी कि ये थीटा कितना है, यानी कि अगर आप यहां से यहां पहुंच जाओगे सेम डिस्टेंस रख के, तब भी फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। और अगर थीटा 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। जैसे अगर ये मान लो एलिमेंट है, ये पॉइंट है, ध्यान से समझिए, ये पॉइंट है, ये एंगल थीटा है। अब इस पॉइंट को मैं ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे बताओ कि आर चेंज होता रहेगा। देखो आप आर, अब आर इसके ऊपर ही आ गया, यानी कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पे ही लाई कर जाए, यानी कि थीटा अगर 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, पॉइंट चार्ज के तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन एलिमेंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर एलिमेंट के रास्ते में, मतलब अगर बेटा एलिमेंट ये है, तो आप एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, जो इसकी एक्सटेंशन पे लाई करेंगे, जो पॉइंट्स इसकी एक्सटेंशन पे लाई कर जाएंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको हम बिल्डअप करेंगे। बेटा क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर? एनीवन हैज एनी क्वेरी इन दिस? बेटा क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आर्यन बेटा क्लियर है? उर्वशी? यस सर। भवनीत, कुणाल, Yes, sir. पुण्या, वासु, जस्ट अ सेकंड, प्रथम। यस सर। यस सर। Okay, good. Just listen to what I'm saying. Yes, you are saying अगर लाइन इंफिनिटी हो गई, बेटा अभी हम लाइन की बात ही नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट का फील्ड निकाल रहा हूं। आई एम नॉट कंसिडरिंग फील्ड ऑफ एनीथिंग एट ऑल, आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर्मूला ऑफ दिस। अगर कोई यहाँ पर आप बोलो सर इस पूरे का कितना फील्ड होगा, मैं वो भी नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटे से हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड निकालना मैंने सीखा है, राइट? इसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं किया, ठीक है? ओके, अब इसको एक्सटेंड करेंगे। सर फील्ड पे ईएम वेव्स का कोई, बेटा ईएम वेव्स में अभी नहीं जाना बेटा, प्लीज। अभी हम एक एक करके स्टेप डालेंगे बेटा, ऐसे तो बहुत हौच पौच है। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट? उसका हमने फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? अभी ईएम वेव्स उसके अंदर मत डालो, राइट? ओके, सबसे पहला इसके अंदर आर्टिकल जो हमने करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब ध्यान से समझना बेटा, सर्कुलर लूप, राइट? अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लेते हैं ये एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले समझना बेटा ध्यान से, उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हो। ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मुझे इस पॉइंट पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमें मैग्नेटिक फील्ड किसका आता है निकालना? सिर्फ एक एलिमेंट का, छोटा सा एलिमेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना आता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, इतना आई डी एल, करंट आई है और इसकी लेंथ डी एल। ये बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने, इस सर्कमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब बेटा ये हो गया आपका आर, इसको कंपेयर करना आपने, ये आपका आइडियल था, और सपोज इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, पी एलिमेंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये आर होता है और ये एंगल थीटा होता है। इसके आप कंपेयर करो, मुझे ये निकालना आता है बस, ये पॉइंट पी है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना फील्ड होगा, μ0/4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट ही है,
आई क्या है, करंट एलिमेंट में करंट, डीएल क्या है, करंट एलिमेंट की लेंथ, थीटा क्या है सर, आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा कोई बता सकता है, ये देखो ये आइडियल हो गया हमारा ये, और ये आपका आर वेक्टर हो गया। एलिमेंट से उस पॉइंट की तरफ वेक्टर बनाना बेटा, उल्टा नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना वेक्टर, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं बस। एलिमेंट से पी की तरफ एरो लेके जाना। अच्छा कोई बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा, इसमें दिख रहा है आपको एंगल 90 होगा सर। आईडीएल और आर के बीच में एंगल 90 दिख गया, यस क्योंकि सर। आइडियल तो आइडियल टेंजेंट हो गया और इसको आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सो एनी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग विद द सेंटर, राइट। तो ये एंगल 90 आ गया। अब मैं लिखता हूं डीबी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल, इस छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना ध्यान से, डीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90, थीटा 90 हो गया बेटा। और ये आर, इसको मैं ए लिखता हूँ बेटा, आर आगे जाके कहीं और भी यूज होता है, इसकी रेडियस को हमने ए लिखा। ओके ये रेडियस ए ले ली मैंने, तो अपॉन ए स्क्वायर, तो ये डीबी आ गया आपके पास, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब ये आया है इतने से एलिमेंट का फील्ड, लेकिन मुझे क्या निकालना है, पूरे के पूरे वायर का, यानी कि पूरे लूप का फील्ड चाहिए मुझे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना पड़ेगा या फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब सुनना ध्यान से, अब B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। बेटा कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। देखो एलिमेंट चाहे आप यहां पर लो, चाहे यहां पर लो, चाहे यहां पर लो, कहीं पर भी लो बेटा, ए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो रेडियस है। हर एलिमेंट का डिस्टेंस इस सेंटर से सेम है, यस और नो, हर एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, व्हिच इज a। ओके लेट अस सी व्हाट कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, म्यू नॉट बाय 4 पाई i अपॉन a स्क्वायर, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dl, अब इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है एडिशन। अच्छा अगर मैं सारे dl ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस आ जाएगा बेटा। तो डीएल की इंटीग्रेशन यानी कि सारे डीएल आपने ऐड कर दिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई ए। तो आप देख सकते हो क्या क्या कैंसिल हो गया। मैं कुछ कैंसिल नहीं करना चाहता, यहाँ से ए कैंसिल कर लेते हैं बस। सर क्यों, अभी आपको रीजन भी बताऊंगा। बी की वैल्यू कितनी आनी, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन ए। इस लूप की वजह से सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। सर इसको आप सिंपलीफाई क्यों नहीं कर रहे, बहुत छोटा आंसर बन जाएगा। काफी लोग करते हैं, करके देखिए क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अगर आप ये करना चाहते हो कर सकते हो, पर पर्सनली आई प्रेफर दिस, क्योंकि बेटा इसकी पूरे की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। ये कांस्टेंट अलग ही रख के फायदा होता है, बट फिर भी अगर आपको ये अच्छा लगता है आप ये याद कर सकते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन a, ये क्या आया है, इसकी वजह से, लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से सेंटर पे इतना फील्ड जनरेट होगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई इज द करंट एंड a इज द रेडियस ऑफ द लूप। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आया है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, समझना बेटा। इसकी डायरेक्शन जो होती है, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर क्वांटिटी मींस इसका डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन आती है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल भी काफी सारे होते हैं, बट उसका एक बेसिक मीनिंग होता है। राइट हैंड थंब रूल बोलता है आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में। बेटा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अपने फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, एंड यू आर सपोज टू मेक यूज ऑफ योर राइट हैंड। कई बच्चे सोचते हैं सर हम लेफ्टी हैं तो हमारा तो हम लेफ्ट हैंड की एक ही बात है, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट।
you will get different answers. ठीक है, तो आपको ये समझना है राइट हैंड थंब रूल. ऐसा नहीं कि आप राइट हैंड बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर आप हाथ को डिफरेंट हाथ को यूज करोगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, राइट. तो इसमें करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है आप देख सकते हो, इन विच डायरेक्शन थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड. तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, राइट. सो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल. कर्ल योर फिंगर्स सच दैट दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कीप योर थंब स्ट्रेट. तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा सेंटर पे बेटा. बाकी जगह अगर आप और भी फील्ड दिखाना चाहते हो, बाकी फील्ड ऐसे होंगे, इसके आसपास जो है वो फील्ड ऐसे होंगे. ये आपको फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी आपकी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है. मैग्नेटिक फील्ड को कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं पेपर पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. तो ये आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करवा सकते हैं. यस, वन मोर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने फील्ड निकाला है बेटा वो सेंटर पे निकाला है, किसी और पॉइंट पे नहीं निकाला. उसको निकालने के लिए अच्छा खासा मैथ्स आपको चाहिए होगा. ऐसा नहीं है निकल नहीं सकता, बट दैट विल रिक्वायर लॉट ऑफ मैथमेटिक्स. तो जो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के लिए भी इसको तैयार करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, अगर एक लूप में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बेटा, हर जगह होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, लेफ्ट राइट, लूप से बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी. लेकिन हमने जो फील्ड निकाला है वो कहाँ पे निकाला है? सिर्फ सेंटर पे. सेंटर का रिजल्ट आया μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I बाय A. एक और चीज, अगर n टर्म्स हो, कई बार लूप में n टर्म्स भी हो सकती हैं. उसका मतलब क्या है बेटा, मान लो आपने एक वायर लिया और उसको ऐसे कर्ल कर दिया, मतलब आप देख सकते हैं ऐसे. अगर मल्टीपल टर्म्स हो तो सिंपल आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है. b इक्वल्स टू μ0/4 पाई 2 पाई I अपॉन A इंटू n, क्योंकि फील्ड उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. हर टर्न में करंट तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो सबका इफेक्ट भी सेम आएगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इंटू n. सो इफ कॉइल हैज n टर्न्स, उसको कॉइल बोल देते हैं. अभी तक तो एक टर्न था तो उसको लूप बोल रहे थे. अगर आपने बहुत सारी टर्न्स घुमा दिए, वायर ली और उसकी बहुत सारी टर्न्स बना दी, तो उसको हम बोल देते हैं कॉइल. तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. बेटा इज दिस क्लियर? Anyone has any doubt in this derivation and this result? मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या कैलकुलेट किया है. हमने हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट किया, हमने सिर्फ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, which is μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I बाय A. स्टार्ट हम वहीं से हुए, एक छोटा सा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी स्टार्ट हुए थे एक पॉइंट चार्ज से. पॉइंट चार्ज के बाद लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के बाद शीट, फिर होलोस्फेयर, सॉलिड स्फीयर, कितना कुछ किया था. ऐसे बेटा इसमें भी हम कहां से स्टार्ट हुए हैं? आइडियल से, छोटा सा एलिमेंट, और उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ओके गुड. सो आई एम इरेजिंग दिस. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, ये हम यूज करेंगे, ठीक है? ओके. अब इसकी एक एक्सटेंशन भी है जो आपको याद करनी है. एक्सटेंशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क. अगर एक आर्क हो, जैसे ये आर्क है, आपको इसकी वजह से, ये मान लो सेंटर है, आर्क का सेंटर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. रेडियस A एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज थीटा. ये आर्क है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज थीटा. अब इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? अभी हमने सर्कल का निकाला है, कितना था? μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन A. किसी को अगर रेडियस को R लेना है आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट A is better, sometimes R is something else.
तो 2 पाई आई बाय ए इंटू थीटा बाय 360, यूनिटरी मेथड लगाया सर। क्या कर देना है, थीटा बाय 360। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है, दैट अपॉन 360, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला एज वेल। आर्क का फील्ड, अब हमारे पास तीन फील्ड आ गए बेटा। एक तो एलिमेंट का म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, फिर लूप का या रिंग का या सर्कल का सेंटर पे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाय ए, और उसके बाद आर्क का यानी कि इंटू थीटा बाय 360, राइट। अब हम नेक्स्ट करते हैं। बेटा अब इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं रही, पहले होती थी तो वो डिराइव करवाया जाता था। अब आपको रिजल्ट याद करना है सिंपल, ठीक है। ये यूज होगा बेटा बहुत ज्यादा। सर यस आएंगे बेटा, क्यों नहीं आएंगे। हाँ मतलब मल्टीपल जो इसमें आएगी ना सर, डेरिवेशन याद करने की जरूरत बेटा। डेरिवेशन अगर आप याद नहीं करोगे आपको फॉर्मूले अप्लाई होने ही नहीं है बेटा। बहुत सारे टीचर्स ने एक्सपेरिमेंट किया ये, इनको फॉर्मूला दो और क्वेश्चन करवाओ और बहुत सारे खुश होते हैं उससे। बेटा आप अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला उससे। जब तक आपको रूट्स ही नहीं पता है बेटा, रूट्स के बिना कैसे चलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि आप यस आप डेरिवेशन मत करो। अगर आपको ऐसा है तो आपको अगर डेरिवेशन में प्रॉब्लम है उसको रट्टा मत लगाओ, लेकिन समझना तो पड़ेगा। समझ के ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। हर टर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए, राइट। आपको रूट्स पता होने, रूट्स के बिना बेटा बहुत प्रॉब्लम है। ये अगेन मैं आपको लाइफ की फिलॉसफी बताता हूँ छोटी सी, जो भी शॉर्टकट है वो गलत है। बस कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं। जिसमें आपको लग रहा है ना कि टाइम सेव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करेगा। आप प्रॉपर मेथड से जाओ, अच्छे से करो, पता होना चाहिए। मे बी इट इज नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली, बट इट विल डेफिनेटली बी यूजफुल, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना ध्यान से देखो। ये एक स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट तो हमने निकाल लिया, यहां थोड़ा ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट है आपका P। इस वायर की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है। सुनना ध्यान से, वायर है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये डिस्टेंस हो गया A। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये डिस्टेंस है A, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। ओके, अब बेटा हम इसको क्या करते हैं, इसके एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसके दोनों एंड्स को आप इस पॉइंट P पे ज्वाइन कर दो। अब ये दो एंगल आ जाएंगे आपके पास। मान लेते हैं θ1 है और ये एंगल है आपका θ2। नीचे वाला एंगल θ1 और ऊपर वाला एंगल θ2। अब बेटा सुनो, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I अपॉन A इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब क्वेश्चन बेहतर फॉर्मूला याद करना है। क्वेश्चन क्या है कि एंगल ये वाले हैं, मतलब ये वाले एंगल नहीं, एंगल हैं जो पॉइंट पे सबटेंड हो रहे हैं। वायर जो पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रही है, ये वो वाले एंगल है। सर अगर ये वाला एंगल दिए हो तो आपको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी ये निकालने पड़ेंगे। तो याद रखना ये वाले एंगल। ये तो हो गया आपका फाइनाइट वायर। अगर बेटा वायर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट वायर, इसको हम लॉन्ग वायर बोलेंगे बेटा, तो ये इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती ना वायर, मतलब वायर बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, अगर वायर लॉन्ग है यानी कि इधर से भी एक्सटेंडेड है, इधर से भी एक्सटेंडेड है। अच्छा कोई बता सकता है क्या चेंज हो गया? अगर वायर बहुत लंबी है,
बेटा देखो, जब वायर, ये वायर इतनी थी मान लो, अब इसको लंबा कर दिया मैंने, इसलिए थीटा चेंज। अच्छा, इन्फिनिट वायर में थीटा कितना हो जाएगा? 90 थीटा। दिख रहा है बेटा, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हो गए, यस और नो? यस सर। राइट। सो बी कितना आ जाएगा? म्यू नॉट, बेटा समझ में आना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन ए sin 90 प्लस sin 90। 2 एक बार लिख देता हूँ, sin 90 प्लस sin 90। बेटा sin 90 प्लस sin 90 sin 180। बेटा ये लेजेंडरी मैथ्स आप प्लीज छोड़ दो। sin 90 प्लस sin 90 प्लस sin 180 नहीं होता। ओके, तो बेटा ये 1 और 1 2 हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2i अपॉन a। प्लीज ओके। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर लॉन्ग वायर हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2i बाय a। बेटा इसीलिए तो इतना सारा प्रैक्टिस करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इतना सारा पढ़ाया जाता है। वही तो है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, जब आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता होंगी यू विल मेक एरर्स, राइट? सो इसलिए बेटा मैंने 1 महीना आपको याद हो 11th के स्टार्टिंग में यही सब काम कराया था। ये जरूरी होता है ये, अदरवाइज यू विल कीप ऑन डूइंग दीस थिंग्स। थर्ड है यस, ओके चलो अभी बताता हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर एक ही लेंथ ज्यादा बड़ी, वैसे तो बेटा वायर तो एक ही है, 2 वायर्स नहीं है, ये एक वायर है, राइट? ये इन्फिनिट लेंथ की है, मतलब इधर भी कहीं इसका एंड नहीं मिल रहा और वहीं इधर कहीं एंड मिल रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। सपोज वायर ये पॉइंट P एंड पे है, ये हो सकता है बेटा, ये वायर मतलब ऊपर वायर है ही नहीं, मतलब यहाँ इधर नहीं है तो इन्फिनिट है वायर, लेकिन पॉइंट एंड पे है। तो इस तरफ एक्सटेंशन, इस तरफ है लॉन्ग वायर, हम मान लो वायर की इस एज पे खड़े होते हैं, यहाँ तो वायर के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थे, यहाँ पर एज पे हैं, तो उससे क्या होगा, सुनना ध्यान से। उससे आप देख सकते हो खुद ही, सर एक एंगल तो ये वाला एंगल देखो, ये 90 हो गया और ऊपर वाला एंगल 0 हो गया बेटा, क्योंकि वायर ऐसी थी ना ऐसे। अब यानी कि ये वायर छोटे होते होते इधर तो वायर ही नहीं है, इस केस में आपका बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन ए। म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन ए। इसको वैसे सेमी इनफिनिट बोल देते हैं पर सही नहीं है, पर याद करने के लिए ठीक है। sin 90 प्लस sin 0 हो गया। खुद देखो बेटा, ये देखो ना, ये ऐसे गया, वायर ऐसी थी ना। अब आप ये वायर को आप छोटा करते जा रहे हो, ये वायर आप छोटी करते जा रहे हो ना, इधर वायर है ही नहीं, तो ये वाला एंगल बेटा इट विल डिमिनिश टू 0 एंड दूसरा एंगल वापस पहले जैसा 90। तो ये आ गया आपके पास सेमी इनफिनिट वायर का फॉर्मूला। इस वायर का इस वायर से p डिस्टेंस पे इतना फील्ड होने वाला है। फाइनाइट वायर, ये वायर हो गई, ये पॉइंट P हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, a डिस्टेंस है, फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन a इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। इनफिनिट वायर, both these theta will become 90 degree, so that will make it 2i by a. And if the wire is semi-infinite or extended only on one side, then the field will be mu naught by 4 pi into I by a. ये 3 हमारे पास और रिजल्ट आ गए बेटा। Is this clear to everyone? Is this clear? Yes, sir. Okay, Yes, good. sir. अब हम बेटा इनको अप्लाई करेंगे, अब ध्यान से सुनो। एक और चीज इसमें हमने अभी फील्ड निकाला है, उसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, डायरेक्शन निकालना बेटा बहुत बच्चे इसमें आई डोंट नो व्हाई दे गेट कंफ्यूज, बट लेट अस ट्राई। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ आए डायरेक्शन कैसे निकालना। डायरेक्शन ऑफ बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इसको कैसे निकालना है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है,
मान लेते हैं इस पॉइंट P पर आपको फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। बेटा दो मेथड है, आपको इन दोनों में से कोई भी एक मास्टर करना है। आने दोनों चाहिए, मास्टर एक होना चाहिए ताकि आपको टाइम बच जाए। ठीक है, इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ये मान लो आप, ये पेन मार्कर मान लो, करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट इसके राइट साइड पे है। राइट, ये वायर है, पॉइंट इसके राइट साइड पे है। पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है बेटा? इसके आपकी तरफ भी हो सकता है, आपसे दूसरी तरफ भी हो सकता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट, कहीं पर भी। मान लेते हैं ये पॉइंट P यहाँ पर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। बेटा दो मेथड है, एक राइट हैंड थंब रूल और एक राइट हैंड पाम। पहले हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल बोलता है, इमेजिन यू आर होल्डिंग द वायर इन योर हैंड, राइट, एंड योर थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस तरफ करंट जा रहा है आपको थंब उस डायरेक्शन में करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन, एंड देन जो कर्ल ऑफ योर फिंगर्स है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कर्ल ऑफ फिंगर्स ऐसे। नाउ ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, और जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई बेटा, इट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि टेंजेंट, अगर आपको याद हो, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट, इस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो फील्ड लाइन ऐसे है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर जाएगा बेटा? अंदर जाएगा, ऐसे। कैन यू सी, इमेजिन दिस टेंजेंट। इसको पेपर पे दिखाना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट इमेजिन यहाँ पर ये आपने वायर को अपने हाथ में पकड़ लिया एंड थंब करंट की डायरेक्शन में, आपका थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्ल ऑफ योर फिंगर्स, ये जो फिंगर्स कर्ल हो रही है, ये बेटा फील्ड लाइन आ गया। तो आपने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। देखो P पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो अंदर की तरफ जा रहा है टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। और बेटा यानी कि इसको कैसे बोलेंगे अगर टेक्निकली बोलना हो, पॉइंट फील्ड एट पॉइंट P is perpendicular to the plane of paper and directed inwards. Believe me, ये बोलने में भी आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, but this is what is required of you. If you study like this, you will never falter. Believe me. Be proper, be methodical. P पॉइंट पर फील्ड किधर है सर? अंदर की तरफ। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकली कैसे बोलेंगे सर? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is perpendicular to the plane of paper and directed inwards, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखा होगा। और जो बेटा अंदर की तरफ फील्ड होता है उसको क्रॉस से शो करते हैं, यानी P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर हो। अच्छा सर, अगर पॉइंट यहाँ हो, मान लेते हैं Q, इस पॉइंट पर फील्ड आप देखो कैसे निकालेंगे? फील्ड लाइन तो आई हुई है हमारे पास, ये फील्ड लाइन है। अच्छा Q पॉइंट पर टेंजेंट किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब डॉट, यानी इस पॉइंट पर फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आया बेटा कैसे निकाला डायरेक्शन? अब दूसरा मेथड करते हैं, इसके क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? हाँ जी, बेटा डायरेक्शन इज ऑलवेज रिलेटिव। बहुत अच्छा पॉइंट है, पर अब तक आपको ऐसी चीज क्लियर होनी चाहिए। नाउ ही सेज सर अगर मैं उस तरफ से देखूंगा तो डायरेक्शन डिफरेंट नहीं आएगी, यानी कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी। नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कैसे? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अब मैं यहां से देख रहा हूँ, यहां से फील्ड जो मुझे दिखेगा यहाँ पर अंदर की तरफ होगा और यहाँ पर बाहर की तरफ होगा। अगर मैं इस वायर से उधर चला जाऊं तो यहाँ पर फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये वाला अंदर है, वो वाला उस तरफ बाहर हो जाएगा, तो आंसर सेम ही आने वाला, राइट? तो उससे ये नहीं है कि आप अगर यहां से यहाँ चेंज हो जाओ तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। बाकी क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है बेटा राइट हैंड पाम रूल। ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। एक बार फिर से बता देता हूँ, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इमेजिन करो आपने इसको
यू आर होल्डिंग दिस इन योर राइट हैंड एंड थंब को करंट के साथ मिला देना। फिर ऐसे नहीं, करंट के ऑपोजिट होगा बेटा, थंब को करंट की डायरेक्शन में मैच करना है, हो गया। उसके बाद फिंगर्स कर्ल, ये आपकी फील्ड लाइन आ गई बेटा, ऐसे ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ गई, फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ गई। अब जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर टेंजेंट, जैसे यहां निकालना है तो देखो बेटा इस पॉइंट पर फील्ड लाइन किधर आ रही है, बाहर की तरफ, तो यहाँ पर फील्ड बाहर की तरफ है और यहाँ पर फील्ड अंदर की तरफ, राइट। इमेजिन करो ये वायर है, इसके राउंड ऐसे, अब आई डोंट नो, मुझे तो ऐसे समझ आता था, अब आप आई डोंट नो, बट हर एक किसी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरा रूल भी आपको बताता हूँ, मुझे तो ये इजी लगा था। ये वायर है, एक सेकंड बेटा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फील्ड लाइन ये होगी। अब अच्छा ऊपर पॉइंट ऊपर है तो टेंजेंट इधर, और पॉइंट नीचे है तो टेंजेंट अंदर की तरफ। तो यहाँ पर फील्ड जो होगा बाहर की तरफ होगा और यहाँ अंदर की तरफ। बाहर का फील्ड डॉट से दिखाया जाता है और अंदर का फील्ड क्रॉस से। ये इनवर्ड्स और ये आउटवर्ड्स। अच्छा आपको राइट हैंड पाम रूल सिखाता हूँ। पाम रूल क्या कहता है, जिसको जो पसंद है बेटा वो एक परफेक्ट कर देगा, आइडिया तो दोनों का होना चाहिए। राइट हैंड पाम रूल बोलता है, अगेन यहां तक तो सेम है, इमेजिन यू आर होल्डिंग द वायर इन योर हैंड एंड मैच द थंब विद द करंट, यहां तक आगे। उसके बाद जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है अपनी फिंगर को उस पॉइंट से टच करो। मान लो इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, पी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे अपना फिंगर टच कर देना है व्हाइल यू आर होल्डिंग दिस। तो आप देखो पॉइंट पे टच हो गया। अब जब आपका फिंगर उस पॉइंट पर टच हो गया, आपका पाम किधर फेस कर रहा है, पाम, योर पाम इज फेसिंग इनवर्ड्स, तो वो ही डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर पाम इनवर्ड्स तो क्रॉस। सर अगर पॉइंट यहाँ हो, मान लो क्यू, फिर से वही आपको इसको ऐसे इसको ऐसे यू नो इमेजिन यू आर होल्डिंग दिस योर हैंड, थंब को ऐसे। अब आपको फिंगर को पॉइंट के साथ मिलाना है बेटा, ऐसे आप अपने हाथ घुमाते रहो जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते। देखो बेटा पॉइंट पे पहुंच गए, आपको अपनी फिंगर का टिप उस पॉइंट से मिलाना है बेटा, देखो राइट। अब आप देख सकते हो जब आपका टिप फिंगर टिप इस पॉइंट से मिल गया, पाम किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स, तो इस जगह फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड्स में। तो आपकी चॉइस है बेटा कौन सा आप रूल लगाना चाहते हो, आंसर सेम आने वाला है बेटा। इज दिस क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको पता। हाँ जी यस। नहीं नहीं, ये पूरी वायर का फील्ड है बेटा, एक साथ सारा, वही कह रहा हूँ ना, अभी समझो मेरी बात ध्यान से। थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझना ध्यान से। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन ध्यान से समझो बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर आस्क्ड रिडिकुलस क्वेश्चंस। आपसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप टेक्निकल हो ना, आप उसी वक्त पकड़ सकते हो। फिर आप उसी वक्त की ये क्या बोल रहा है, ये दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। एक बच्चा पूछता है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन बताओ। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए किस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ये चार्ज है, इसका फील्ड है, चारों तरफ है, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन बताओ। अगर तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप तो वहां गुड्डू बन के बैठ जाओगे सर। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आप एकदम से सर ये पहले पॉइंट तो बताओ किस पॉइंट पे बताना है डायरेक्शन। जैसे इस पॉइंट पे सर राइट, इस पॉइंट पे डाउन, इस पॉइंट पे अप, इस पॉइंट पे लेफ्ट, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे, देखो हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, पॉइंट स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब ये जो वायर है, अब कोई मुझे बोलता है सर ये वायर है, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं है। इसकी वजह से चारों तरफ फील्ड है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप पहले ये तो बताओ पॉइंट कहां पर है, किस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ बेटा? रेफरेंस के बिना कोई सेंस ही नहीं होता क्वेश्चन का।
मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो। A wire is carrying current in the vertically upward direction. ध्यान से समझना बेटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक वायर है, उसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइन नॉर्थ ऑफ वायर। अब ध्यान से सुनना, यानी कि एक वायर है, अब ये इमेजिन करना पड़ेगा, पेपर में दिखाना ही बड़ा मुश्किल होता है चीज। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वायर है बेटा। अब आप इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मान लो, कहीं पर भी मान लो मैं खड़ा हूं, ये मेरे सामने नॉर्थ है, तो वायर से इधर नॉर्थ है पॉइंट, मेरी तरफ साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अभी क्या बोल रहे हैं, पॉइंट कहाँ है बेटा, वायर के नॉर्थ में। करंट किधर फ्लो कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स। इमेजिन, राइट। आप अपना आपके घर के आसपास पोल्स हैं, खंबे लगे हुए हैं बिजली के, आप उसको इमेजिन करो। मान लो वो बिजली का खंबा है, उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, मान लो। तो अब उसके एक नॉर्थ साइड पे पॉइंट है यहाँ। अब इस जगह पे फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है, इमेजिन यू आर होल्डिंग द वायर इन योर हैंड एंड आपको हाथ घुमाना और अपना फिंगर टिप को किससे ज्वाइन कर देना है, पॉइंट से, राइट। तो बेटा नॉर्थ ये है, जब मैं फिंगर टिप को इस पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, मेरा पाम किधर फेस कर रहा है, पाम किधर फेस कर रहा है बेटा, मेरा जो पाम है वेस्ट फेस कर रहा है। बेटा आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप सुनो मेरी बात, इमेजिनेशन, यूज योर इमेजिनेशन। देखो ये वायर है, ये इसके इधर नॉर्थ है बेटा, इस तरफ, इस तरफ नॉर्थ ले रहा हूं। चलो आपकी तरफ नॉर्थ ले रहा हूं, लेट अस चेंज द पर्सपेक्टिव, थोड़ा चेंज करके देखो। ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। मान लो ये वाला पॉइंट नॉर्थ है, वायर से इधर। तो वायर से इधर अगर नॉर्थ है, मतलब आपकी तरफ नॉर्थ है, तो मैं साउथ हो गया बेटा वायर के, और मेरा राइट ईस्ट हो गया, और लेफ्ट वेस्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला, वायर को आपने इमेजिन करना है, यू आर होल्डिंग इन योर हैंड एंड कर्ल योर फिंगर्स एंड कहाँ रुकना है जाके, उस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट इन्होंने बोला हुआ है वायर के नॉर्थ साइड पे, तो ये नॉर्थ हो गया, तो यहाँ जाके रुक दो बेटा। आप मेरा पाम किधर फेस कर रहा है, वेस्ट कर रहा है ना फेस, वायर के इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो माय पाम इज फेसिंग वेस्ट। तो फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी बेटा, वेस्ट। अब इसको कोशिश करता हूं दिखाने की। कोशिश कैसे करेंगे आप देखना ध्यान से। करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, मैं मान लो वायर के ऊपर हूं, तो वायर के ऊपर मतलब करंट ऊपर जा रहा है, तो मुझे डॉट दिखेगा। जब करंट मेरी तरफ, कोई चीज मेरी तरफ आती है, तो उसको डॉट बोलते हैं। ये वायर होगी बेटा, यही हम कल इसके ऊपर सारा काम इसी पे करना है। जो आज मैंने 4 फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, कल हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी। ये वायर अगर इसको समझेंगे, वायर होगी बेटा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पॉइंट किधर था, ये वायर डॉट, मतलब करंट ऐसे आ रहा है। अब ये बर्ड्स आई व्यू है, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, करंट वायर में ऊपर आ रहा है, देखो ऐसे ऊपर आपकी तरफ ऐसे आ रहा है। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बेटा आपने इसको ऐसे वायर को पकड़ा हुआ है, तो आपने अपने फिंगर्स घुमाए और नॉर्थ पे आके रुके। पॉइंट यह है ना, इस पॉइंट पर फील्ड देखो, आपका पाम किधर फेस करेगा, आपका हाथ ऐसे हो जाएगा ना, राइट। यू कैन सी, मैं उस पॉइंट पे जाके अपना हाथ रोक देता हूं एंड यू कैन सी माय पाम इज फेसिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट होगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. राइट, ओके बेटा। सो आज हम यहाँ तक करते हैं। ये आपको 4 फॉर्मूले लर्न करने हैं, और कल हम इसकी आगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये लेक्चर आप जरूर देखना बेटा दोबारा से, क्योंकि कल
ये फॉर्मूले ही हमने अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। यस।